रणजीत जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी सारा बैक एंड फोर्थ है बातचीत को लेकर अभी भी, और माना जा रहा है कि शायद एक ट्रेड एग्रीमेंट इस महीने से पहले हो ही जाएगा दोनों कंट्रीज़ में। लेकिन उससे पहले जो डेटा है वो दिखाता है कि भारत का जो रूस से इम्पोर्ट है सितंबर में तो अच्छा रहा, अक्टूबर में भी बढ़त देखने को मिली है। ऑफकोर्स नवंबर में हम यहाँ पर शायद गिरावट बनता हुआ देखेंगे, जिस तरह से ज़्यादातर ओएमसी हेड्स ने कहा है। नहीं देखिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तरफ तो हम अमेरिका से जो इम्पोर्ट है तेल का उसको बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले महीनों में आप देखेंगे वो अमेरिका से जो तेल का आयात है उसमें बढ़ोतरी होगी। और जो रूस से जो हम आयात करते हैं, देखिए ऑप्टिक अच्छा नहीं रहेगा कि हम एकदम उसको बंद कर दें, क्योंकि वो गलत मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। तो भारत के आयात रूस से कम जरूर होंगे, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन रूसी तेल जो है वो लगातार बाजार में आ रहा है और नए रास्ते ढूंढेगा, क्योंकि रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी भी अमेरिका ने, यूरोप ने, दोनों ने और रूसी तेल के निर्यात या कंजम्पशन या ट्रेड पे किसी तरह का कोई सैंक्शन या प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध दो कंपनियों पे लगाया गया है, लेकिन वो दो कंपनियां दूसरे माध्यम से रास्ते ढूंढ सकती हैं। और दूसरी तरफ भारत के लिए भी आवश्यक है, ऑप्टिक्स के लिए ये मैसेज जाए कि भाई ठीक है, हम किसी के दबाव में आकर के जो है रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। हालांकि कम किया जा सकता है, क्योंकि जो ट्रेड डील हो रही है उसका नाम ही डील है। डील का मतलब ये हुआ कि हम वहां से ज्यादा तेल खरीदेंगे, और चीजें भी वहां से ज्यादा खरीद सकते हैं, जिससे कि एक इंटरिम डील, या जिसको बोलना चाहिए कि डील नंबर 1 जो है वो साइन हो सके, जिसके जो अब जो संभावना है वो अगर 1 से 10 के स्केल पे देखें, आज की तारीख में लगभग वो 8 है। तो काफी उसमें प्रगति है। और उसके बाद हम ये भी सुनेंगे कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यहाँ पे भारत में जो है क्वाड समिट के लिए भारत की यात्रा भी कर सकते हैं। इस तरह की आ रही है, तो सारी संभावनाएं हैं, और जो खबरें निकल के आ रही हैं उनके अंदर आशा कम और निराशा कम है। लेकिन अभी जो तेल की कीमत कम हुई है उसकी मुख्य वजह 3 बनती है। एक तो यह कि यूक्रेन लगातार रूस की जो तेल और गैस के ठिकाने हैं उन पे हमले कर रहा है, लगातार उनको टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा जो रूस से जो पिछले दिनों कीमत बढ़ी थी, उसकी मुख्य वजह दी थी रूस के कुछ के तेल के एक्सपोर्ट में डिसरप्शन हुआ था। वो डिसरप्शन इसलिए क्योंकि जो नोवोसिस्क उनका ऑयल हब है, एक्सपोर्ट हब, वहां काम बंद हो गया था, उस वजह से हुआ था। और तीसरा हम सभी जानते हैं कि ओपेक जो है वो उत्पादन लगातार बढ़ाना चाहती है, तो कुल मिलाकर के डिमांड बढ़ नहीं रही है। इस वजह से हमने देखा है कि तेल की कीमतें दबाव में, और अभी कभी दबाव में कभी ऊपर ये रहेगा, लेकिन जो बैंड है, जो कीमत का ब्रांड का बैंड है, वो इसी के आसपास रहना है। कभी 62, कभी 60, कभी 65, कभी 68, हो सकता है कभी 70 भी टच कर जाए और 60 भी टच कर जाए। इसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। मिस्टर तनेजा, एक और चीज़ जो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने की है वो ये कि अगर जो कंट्रीज़ यहाँ पर रशिया के साथ काम करेंगे उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ भी लग सकता है। उन्होंने एज हाई एज 500% तक की भी यहाँ पर बात की है। ऑफ कोर्स वो स्टेटमेंट्स हैं, रेटोरिक है शायद। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो कुछ भी कह देते हैं और उसके बाद उसमें वो वापस भी कर लेते हैं। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने जो है कुछ चीजों को लेकर के कहा था कि भाई हम इस पे, जैसे बीफ को लेकर के उन्होंने कितना ज्यादा टैरिफ लगा दिया था। जब ये देखा कि वहाँ महंगाई बढ़ने लगी और लोगों को बीफ खरीदने में जो है ज्यादा दाम देने पड़े और वो ट्रंप साहब के खिलाफ होने लगे, तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो इसलिए उनकी ये बातें करना, थोड़ा वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं हमेशा, 100-50, वो एकदम जिसे बोलते हैं शौक एंड ऑ क्रिएट करते हैं। लेकिन देखना हमें ये होता है, ये ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए वो कहते क्या है, ध्यान इस पे रहना चाहिए वो क्या कर पाते हैं, और जो जब करते हैं वो कितना उस पर सस्टेन कर पाते हैं। तो आने वाले 3-3.5 साल जो है दुनिया को इसी के साथ रहना पड़ेगा। और भारत ने इस मामले में बिल्कुल, भारत माहिर हो गया है, भारत ने काफी दक्षता इसमें हासिल कर ली है कि ट्रंप साहब क्या कहते हैं, कैसे नेगोशिएट करना है और अपने राष्ट्रीय हित उनको कैसे सुरक्षा करनी है। तो कम से कम भारतीय उपभोक्ता को तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अब समझ में आने लगा है कि उनसे कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे डील करना है, किस बात को हाँ में लेना है, किस बात को ना में लेना है। तो दुनिया भी सीख रही है, लेकिन मुझे लगता है भारत तेजी से सीख रहा है। ऑलराइट रणजीत जी, एक फाइनल सवाल, और अब हम स्ट्रॉन्ग डिमांड पीरियड में यहाँ पर जा रहे हैं। एक तो समर डिमांड देखते हैं और दूसरी हम विंटर्स डिमांड यहाँ पर देखते हैं। सर्दियाँ जल्दी पड़ी हैं इस बार मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में। आपको लगता है ये एक फैक्टर शायद सपोर्टिव रह सकता है क्रूड के लिए? नहीं, अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, जो तेल और गैस में क्या होता है, जब जाड़ा ज्यादा पड़ता है या और कोई कारण है, डिस्ट्रप्शन हो जाए तो बड़ी खबर बनती है। भाई आप ही के शहर बंबई में सीएनजी की खबर बनी हुई है कि थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया। तो इसलिए जो है सब पूरी कोशिश के बावजूद भी डिस्ट्रप्शन हो सकता है।
और पश्चिम यूरोप, कनाडा और अमेरिका में हमने देखा है ज्यादा जाड़ा पड़ता है तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है, तो कीमतें ऊपर जाती हैं। अगर बहुत ज्यादा पड़ता है जाड़ा और कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरी तरफ कहीं किसी तरह का डिस्ट्रप्शन होता है तो कीमत ऊपर जाएंगी, लेकिन उसका डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। डिमांड आज ये कहती है कि तेल की कीमत जो है वो $68 से ऊपर नहीं चाहिए, और अगर जियो पॉलिटिकल प्रीमियम को निकाल दें तो तेल की कीमत $60 पर बैरल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अगर टेम्परेरी कोई सेटबैक आता है जाड़े की वजह से या डिस्ट्रप्शन उस वजह से होता है या कोई कहीं दुर्घटना होती है, तो वो मुझे लगता नहीं कि वो एक अलग बात होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई जो है चिंता का विषय नहीं है। और जहां तक जियो पॉलिटिकल फैक्टर है, गाजा पे पूरी दुनिया का ध्यान है और यूक्रेन का जो युद्ध है वो उसको मार्केट जो है फैक्टर इन कर चुका है। यूक्रेन प्रीमियम अभी भी तेल की कीमत में बरकरार है। पॉइंट टेकन। नरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें हैं अंतर्राष्ट्रीय